नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में। इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मोंटेग्यू भारत सचिव तथा लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसरॉय थे। इस एक्ट के प्रावधान निम्न थे। केंद्रीय व राज्य सूची के विषयों को अलग किया गया ताकि केंद्र पर कार्यभार कम किया जा सके। केंद्रीय सूची के विषयों पर केंद्रीय व्यवस्थापिका को कानून बनाने के लिए अधिकृत तथा राज्य सूची के विषयों पर प्रांतीय व्यवस्थापिका को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। राज्य के विषयों को फिर से दो भागों में बांटा गया, हस्तांतरित व आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर अपने मंत्रियों के साथ मिलकर विधि निर्माण करता था, जो कि विधानसभा या व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह थे। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन, उद्योग, कृषि तथा आबकारी जैसे विषय शामिल थे। परंतु आरक्षित विषयों पर गवर्नर अपनी कार्यपालिका परिषद के साथ मिलकर कानून बनाता था। आरक्षित विषय कानून व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई व खनिज संसाधन आदि महत्वपूर्ण विषय थे। गवर्नर की कार्यपालिका परिषद विधानसभा या व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह नहीं थी। प्रांतों में शासन की इस व्यवस्था को द्वैध शासन कहा गया। भारत सचिव व गवर्नर जनरल जरूरत पड़ने पर आरक्षित विषयों में हस्तक्षेप कर सकते थे, परंतु हस्तांतरित विषयों पर नहीं। द्वैध शासन के प्रणेता सर लियोनील कोटिश थे। कोटिश ने सर भूपेंद्र नाथ बसु को इस व्यवस्था का स्पष्टीकरण भी दिया था। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्रीय व्यवस्थापिका में दो सदनों की व्यवस्था की गई और राज्यसभा व लोकसभा नामक दो सदनों का गठन किया गया। राज्यसभा उच्च सदन व लोकसभा निम्न सदन थी। राज्यसभा में सदस्य संख्या 60, जिसमें से 26 नामित व 34 चुने हुए सदस्य थे। चुने हुए 34 सदस्यों में से 10 मुस्लिम, 3 यूरोपीय व 1 सिख था, यानी केवल 20 सामान्य रूप से निर्वाचित सदस्य थे। लोकसभा में सदस्य संख्या 145 थी, जिसमें से 104 चुने हुए व 41 नामित सदस्य थे। चुने हुए 104 सदस्यों में से 30 मुस्लिम सदस्य, 2 सिख व 20 विशेष सदस्य थे और केवल 52 सामान्य निर्वाचित सदस्य थे। राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष व केवल पुरुष ही इसके सदस्य बन सकते थे, जबकि लोकसभा का कार्यकाल 3 वर्ष था। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन भी प्रारंभ किया गया तथा दोनों सदनों के लिए बहुसंख्य सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया गया। वायसरॉय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ या सेनापति को छोड़ कर 3 सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य था। सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था अब मुसलमानों के साथ सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों व यूरोपियों के लिए भी कर दी गई। इस अधिनियम के द्वारा संपत्ति कर व शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया व राज्य को अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकार दिया गया। बजट की व्यवस्था को 1860 से प्रारंभ किया गया था। वायसरॉय को मांगों पर कटौती का अधिकार था। व्यवस्थापिका के द्वारा अस्वीकार्य प्रस्तावों पर वायसरॉय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। इस अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। इसी कड़ी में ली आयोग के सिफारिशों के तहत उच्च नागरिक सेवाओं का गठन किया गया। अंततः 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम के तहत लंदन में भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया तथा भारत सचिव के कुछ कार्यों को भी भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय को स्थानांतरित कर दिया गया। इस अधिनियम में एक प्रावधान था जिसके तहत एक आयोग का गठन कर 10 वर्ष पूरे होने पर इस अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा की जानी थी।
परंतु आयोग का गठन 1927 में 10 वर्ष पूरे होने के पहले ही कर दिया गया। इसके सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। एक भी भारतीय को इसमें शामिल नहीं किया गया था। यह आयोग अपने अध्यक्ष के नाम पर साइमन कमीशन के नाम से जाना गया। धन्यवाद।